बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है। सनती तरक्की में हमको ख़ास नहीं कर सके, सनती दौर में शायद हम दाखिल ही नहीं हो सके। ये हमारा पाकिस्तान का बहुत बड़ा अलमिया है। और अब एक बहुत बड़ी बुरी ख़बर ये है जो अभी हुकूमत ने अदाद व शुमार पेश किए हैं, जो ख़बरें सामने आई हैं, उससे ये पता चला है कि पाकिस्तान का ज़रई शोबा जो है, पाकिस्तान की ज़राअत जो है, पाकिस्तान के किसान जो है वो ख़तरे में हैं और बहुत शदीद ख़तरे में है। और ये ख़तरा जो है इस पर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन क्या हुक्मरान ये समझते हैं कि ये ख़तरा क्या है और कहाँ से आ रहा है? बस ख़वातीन व हज़रात, ये तो आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में कुछ 40% लोग जो हैं वो ज़राअत के शोबे के साथ वाबस्ता हैं। और पाकिस्तान का जो GDP है, 23% GDP जो है उसका ताल्लुक भी ज़राअत के साथ है। लेकिन ये शोबा तेज़ी के साथ बहरान का शिकार है, ज़वाल का शिकार है, मसाइल का शिकार है। लेकिन हुकूमत जो है वो इस बात को समझती हुई नज़र नहीं आ रही। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कहा यह जाता है कि जो ग्रोथ रेट है इसमें एग्रीकल्चर में वो कोई निस्फ़ के करीब रह गया है, वो 1% भी नहीं है। और कहा तो ये जाता है, उसकी बात तो ये भी गवर्नमेंट करती है कि इसकी वजह ये है, ये पोल्ट्री फार्म और जो लाइफ स्टॉक है उसमें बड़ा पाकिस्तान में इजाफा हुआ है। और लेकिन मैं ये ज़रूर आपको बयान करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में बहुत सी जो फसलें हैं उनमें बहुत कमी वाक़ई हुई है। थोड़ा सा आपके साथ अदाद व शुमार की से बात करने के साथ बाद में हम आगे ज़रा इसको देखते हैं कि जो कपास जो है वो उसमें कोई 30% कमी हुई है, गन्ना जो है 4% कम हुआ है, और चावल जो है वो 1.5% कम हुआ है, गंदम जो है उसकी पैदावार में उसमें 9% कमी हुई है। एक बात तो ये की जाती है कि जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं वो वजह बनी है इसकी, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो भी वजह बनी है इसकी, वो भी मसला ये। दरहकीकत ये है कि जो इस्लामाबाद में बैठा हुआ हमारा बंदा है जिसका ताल्लुक कोई नहीं है किसानों के साथ, जिसने कभी किसानों के साथ वक्त नहीं गुजारा, वो नहीं समझता कि ये कितने जफाकश लोग जो हैं किस तरह से ये लेके बैठे हैं। वो समझता ही नहीं है। वो उनकी मुतल्लिक जब पॉलिसीज़ बनाता है तो वो गलत तौर पे बनाता है, उसको बात की समझ नहीं आती। यानी होता क्या है? होता ये है कि आप एक कमी पैदा कर देते हैं। आप सब्सिडी जो है वो 1 अरब की देने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन आप 10 अरब रुपए की चीज़ें जो हैं वो बाहर से मंगवा लेते हैं, वो उसमें डालते हैं। तो मैं इस सिलसिले में अभी जो रऊफ क्लासा साहब का जो कॉलम है, मुझे बड़ा उसने ये बुनियादी तौर पे मैं उसी से मुतासर होकर ये व्लॉग कर रहा हूँ। तो उन्होंने बड़ी कुछ खूबसूरत बातें की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने ये कहा कि जब शौकत अजीज़ वज़ीर आज़म थे, तो ये अभी भी हो रहा है ना, तो उस वक्त के सेक्रेटरी ज़राअत एक समरी लेकर काबीना के इजलास में गए। बरसों से, और समरी क्या थी कि बरसों से गंदम की इमदादी कीमत नहीं बढ़ी, तेल, खाद और दीगर ज़रई दाखिल की कीमतें बढ़ गई हैं। आप मेहरबानी फरमाकर गंदम की कीमत 25 रुपये फ़ी मन बढ़ा दें। इस पर शेख रशीद और MQM के वज़ीरों ने मिलकर रौला डाल दिया कि शहरों में महंगाई का तूफ़ान आ जाएगा, हमारे वोटर नाराज़ होंगे। शौकत अजीज़ पहले ही तैयार बैठे थे कि कोई आवाज़ उठाए तो समरी मुस्तरद कर दें। यूँ गंदम की कीमत न बढ़ने से अगले साल उसकी काश्त कम हो गई और $1 अरब की गंदम बाहर से मंगवाना पड़ी। अंदाज़ा करें कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह से गंदम डॉलरों में ख़रीद ली गई, लेकिन पाकिस्तानी किसानों को 25 रुपये अज़ाफ़ी ना दिए गए। फिर 2008 में जब यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने फ़ौरन गंदम की इमदादी कीमत दोगुना कर दी, जिससे किसानों ने इतनी वाफर गंदम पैदा की कि 2019 तक पाकिस्तान को $1 की भी गंदम भी बाहर से ना मंगवाना पड़ी। अभी एक गवर्नमेंट की एक और जो पॉलिसी है जिस पे बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो ये है कि ये सोलर एनर्जी पे टैक्स लगा दिया गया है। सोलर एनर्जी पे टैक्स लगाने का मतलब ये है कि लोग अब यही समझेंगे कि ये जो IPs हैं इनको इनके जो है इनको यानी एक तरह से फिनांस किया जाएगा इनके पैसों से जो सोलर लगाते हैं। तो ये गवर्नमेंट के इस पे भी कोई गवर्नमेंट पे अच्छा असर नहीं पड़ेगा, ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। जो सोलर एनर्जी है इसको तो मैं यहाँ तक मेरे इल्म की हद तक यहाँ इस पे इंटरनेशनल जो सतह पे इसको बहुत सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि ये बड़ी क्लीन एनर्जी है। और ये पाकिस्तानी जो है ये पाकिस्तान में ये बहुत वाफर मिकदार में मौजूद है। लेकिन अगर आप इसकी भी हौसला शिकनी कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी इसकी भी हौसला शिकनी कर रही है, तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए कि एक बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स जो है वो मिल रहा है
اور آپ اس میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں. اور یہ جو کہا جا رہا تھا کہ وابڈا جو ہے اگلے چند سالوں میں پی ٹی سی ایل بننے والا جا رہا ہے، تو یہ گویا دو لوگوں کو آپ اس طرح سے بچا رہے ہیں، ایک وابڈا کو بچا رہے ہیں، ایک آئی پی ایس کو بچا رہے ہیں. تو پلیز آپ ان دونوں کو مت بچائیں، آپ پاکستان کے عوام کو بچائیں، ان کا معاملہ دیکھیں. اور اسی طرح سے آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ زرعی شعبے میں یہ جو ایک کمی واقع ہوئی ہے، اس پہ بہت ریسرچ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اس پہ سوچنے کی بھی ضرورت ہے. لیکن یہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بابو نہیں سوچ سکتے. یہ جائیں آپ دیہاتوں میں جائیں، سندھ کے دیہاتوں میں جائیں، پنجاب کے دیہاتوں میں جائیں، کے پی کے دیہاتوں میں جائیں، یہاں یہ گندم ہوتی ہے، بلوچستان میں جائیں اور وہاں سے لوگوں سے پوچھیں ان کے اصل مسئلے کیا ہے. وہ مودودوں نے کہا تھا نا کہ لوگوں سے پہلے سیکھو پھر سکھاؤ. یہ جو ہمیں اسلام آباد کے بابو سکھاتے ہیں نا، یہ جانے بغیر مسئلہ کیا ہے، تو اس سے یہ مسئلے حل نہیں ہو رہے، مسئلے پیچیدہ ہو رہے. مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ جو قیمتی آپ کا زرعی مبادلہ ہے وہ آپ اس سے آپ چیزیں خریدیں. ایسا مت کریں، اب ایسا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ہر چیز تو آپ کی میڈیا پہ آ رہی ہے، سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے، ہر چیز تو ایک طرح سے ہائی لائٹ ہو رہی ہے. تو گورنمنٹ کو بہت زیادہ اس میں پالیسیز کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے، اور پالیسیز جو ہیں انہیں عوام دوست بنانے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ دو شعبوں پہ آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، فوری طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ ایک تو زرعی شعبے میں جو کمی ہو رہی ہے، بحران پیدا ہوا ہے، اس پہ توجہ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو ایک بنا ہوا ہے، ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ بہت زیادہ پیسہ جا رہا ہے اور بہت زیادہ پیسہ بنایا جا رہا ہے، وہ ہے آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹی سے. جو زرخیز زمین ہے یا میں کبھی ادھر جاتا ہوں، ادھر شرک پور میں، تو مجھے رونا آتا ہے کہ وہ زمین ہے جو ہر پھل آپ کا وہاں پہ کاشت ہوتا تھا. یعنی چیری فلاں جو مطلب یورپین پھل ہے، جو چینی پھل ہے، وہ سب لوگ، پپیتا، کوئی آپ نام لے لیں، وہ کاشتکار جو ہے وہ فصل وہ پھل اگاتے تھے. اور وہ زمینیں کہاں چلی گئی ہیں؟ وہ زمینیں اب ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی ہیں. اب آپ یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ جو بنجر زمینیں ہیں ان کو آپ آباد کرنے کے پلان کر رہے ہیں، اور جو زمینیں آپ کی آباد ہیں یہاں پہ، جو زرخیز زمینیں ہیں وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں. گورنمنٹ کو بہت بڑا سٹیپ لینا چاہیے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہے اس کو وہ زرعی زمینوں پہ نہیں بننی چاہیے. اس پہ فوری طور پہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ظاہر ہے ہاؤسنگ سیکٹر آپ کا بہت بڑا ہے، اب آپ نے اس کو ایک ریبیٹ بھی دیا ہے، لیکن تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور فیصلے پاکستان کے عوام جو ہیں ان کے مفاد میں کرنے کی ضرورت ہے. اللہ آپ کا حافظ.